नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बर्दर 24 न्यूज़ पर। जैसे कि देश के बीच में ठंड बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक माहौल गरमरा रहा है। बिहार के बीच में पूरी राजनीतिक उटक पटक चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम हैं, कभी भी पलटी मारकर एनडीए में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और किसी भी क्षण जाकर वो राजभवन में अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कल शाम 4 बजे सीएम नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन घटनाक्रम जो है बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वो भी बहुमत का आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं। उनकी भी नितिन कुमार मांझी के साथ बातचीत चल रही है। लॉटरी किसकी लगेगी, किसका भाग्य खुलेगा, कौन सीएम बनेगा, ये देखना होगा। आज जो बिहार में क्षण पर क्षण राजनीतिक जो पल बदल रहे हैं, घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, वो जीतन राम मांझी के घर पहुंचे और जाकर उनसे बातचीत की। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और जीतन राम मांझी ने अपने घर को, जो उनका सरकारी आवास है, अंदर से बंद कर लिया, उसको लॉक लगा लिया। क्योंकि जीतन राम मांझी जो है, उनको आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की ऑफ़र दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि जो उनका बेटा है, विधायक है, वो उसका जो भविष्य देख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, आरजेडी की बात मान लेते हैं, तो उनका जो बेटा है, उसका जो राजनीतिक भविष्य है, वो सुनहरा हो सकता है। जीतन राम मांझी जो हैं, अभी उनके पास 4 विधायक हैं। ये जो उठक पटक की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं और आगे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भी वो जल्दी पलटी मार सकते हैं। आज हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रामानंद राय हैं। अब हम इनसे बात करते हैं कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है, जो देश में राजनीति चल रही है, कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी प्रदेश के बीच में जो है सरकारें पलट दी जा रही हैं। ये घटनाक्रम जो चल रहे हैं, ये इस प्रकार कब तक चलते रहेंगे? क्या जो नीतीश कुमार है, ये पलटी मारकर एक बार फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और दोबारा से सीएम बनेंगे? और यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, एनडीए में जाते हैं, तो उनका क्या भविष्य रहेगा? नमस्कार सर। जी नमस्कार, शुक्रिया आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अगर नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, एनडीए में जाते हैं, कि जैसे पहले अगर हम देखें कि पिछली, अगर वीडियो देखें, उनके बयान सुने, तो उसमें नीतीश कुमार कह रहे थे मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कहूँगा। दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे थे कि हम कुछ भी कहें लेकिन नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको हम भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद भी अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह या और भी कहें, वो उनको जो है गले लगाने को तैयार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति की एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और देश की राजनीति में इस बात पर सबसे ज़्यादा मुहर लगाई है नीतीश कुमार ने। 5 बार वो ये काम कर चुके हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी एनडीए के पार्ट होते हैं, कभी पलट के वो आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस देश में इस राजनीति के कि भाई आप कहीं भी रहें और सत्ता में रहें, ये खेल नीतीश कुमार पिछले कई सालों से खेलने के माहिर हैं। जो अभी इंडिया गठबंधन की तमाम जो बातें चल रही थी, तो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई पिछले 2 महीने से तो खास करके कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। और पिछली जो इंडिया गठबंधन की जो ऑनलाइन बैठक हुई थी, जूम पर जो बैठक हुई थी, उसमें
नीतीश कुमार को संयोजक घोषित न करना जो है आज साबित हो रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन इस बात को जानता था। इस बात का उनको पता था, इंडिया गठबंधन के नेताओं को पता था कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह बात आज नीतीश कुमार ने खुद अपने निर्णय से ये सिद्ध कर दिया। आखिर सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पर क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री तो यहां पर भी है और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे तो शायद वो झुक के समझौता करके जाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा? तो जहां तक राजनीतिक हलकों में बात यह है कि भाई नीतीश कुमार की अपनी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो टूटने वाली थी। उनके विधायकों को ये लग रहा था कि अब भविष्य जो है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। यह हकीकत है कि बिहार में आज की डेट में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है, बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई किसी का जनाधार है अकेले दम पर, वो है आरजेडी। भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन बिहार में अकेले दम पर अगर सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है आरजेडी। विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में ये बात आरजेडी ने तय कर दी। विधायक उनके सबसे ज़्यादा, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो विधान सभा में बिहार के। तो उनके विधायक जो टूटने वाले थे, उस टूट को बचाने के लिए राजनीतिक हलकों में जो चर्चा चल रही है कि उस टूट को बचाने के लिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए। सर, जो इंडिया गठबंधन है, अगर इसको छोड़कर नीतीश कुमार जाते हैं तो इस पर कितना असर पड़ेगा? जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी पहले भी जो नीतीश कुमार जी से नाराज चल रही थी और अभी उनकी तत्काल जो एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाते हैं और बिहार में आरजेडी का साथ छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को काम करने में आसानी होगी, तेजस्वी यादव और ज़्यादा आज़ादी से काम कर पाएंगे। और जो नीतीश कुमार थे उनके ऊपर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया है कि वो इंडिया गठबंधन के बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक जासूस थे, भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी थे। इस विषय में सर क्या विचार है आपका? मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जासूस या उनके आदमी थे। नीतीश कुमार खुद के, राजनीति में कोई किसी का आदमी नहीं होता, राजनीति में हर कोई पूरा खेल अपने लिए खेलता है। नीतीश कुमार लगातार अपने लिए ही खेलने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार शायद पिछले 6 महीने से अपने लिए ही खेल रहे थे। इंडिया गठबंधन में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शुरुआत उन्होंने ही की थी, लेकिन सबको पता था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन अब वो नहीं बची है जो पहले नीतीश कुमार की आज से 4 से 5 साल पहले थी। हाँ जी, हाँ जी। तो नीतीश राजनीति में, अगर आप गठबंधन की राजनीति की जब भी बात करते हैं तो गठबंधन की राजनीति में किसको क्या मिलेगा, ये इस बेस पर निर्णय लिया जाता है कि उनकी राजनीतिक जमीन क्या है। तो नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक जमीन न होने के कारण इंडिया गठबंधन में उनको वो जगह नहीं मिल पा रही थी जो नीतीश कुमार सोच रहे थे। नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए या तो उनको राष्ट्रीय संयोजक इंडिया गठबंधन का बना दिया जाए। और राजनीति में कभी भी बात खुद से नहीं कही जाती है। जैसे कि मैं आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ, जैसे कि अगर हम देखें तो कल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो उनके पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का कहीं ना कहीं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वहाँ तो प्रधानमंत्री का पद खाली है नहीं, वहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार को ऐसा क्या लालच है, या जो अभी सपा प्रमुख ने अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाई इनको प्रधानमंत्री का पद मिल सकता था अगर ये इंडिया गठबंधन में रहते, तो ऐसा कहने के बाद क्या नीतीश कुमार अपना जो निर्णय है उसको बदल सकते हैं? नहीं, दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार चाहते यही थे कि घोषित कर दिया जाए राष्ट्रीय संयोजक इंडिया गठबंधन का या प्रधानमंत्री पद को। लेकिन आपको यह भी एक जानकारी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के 15 में से 13 विधायक
अरे 15 में से 13 सांसद जो हैं उनके, वो भी टूट के कगार पर थे। वो भी कभी भी एनडीए का दामन थाम सकते थे। तो जब आपके पास सांसद ही नहीं रहेंगे, आपके पास विधायक टूट जाएंगे, आपकी राजनीतिक जमीन, सबको पता है कि पिछले विधानसभा में आपको कितने वोट मिले हैं, तो आपको किस बेस पर इंडिया गठबंधन पीएम या राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर सकता है? जबकि उसके पास तो और ही बड़े नेता है। बिल्कुल, इनसे ज़्यादा बड़े जनाधार के नेता हैं। तो ममता बनर्जी इनसे बड़ी जनाधार की नेता है उस गठबंधन में। इनसे बड़े जनाधार के नेता, पिछड़ों की ही बात करें तो अखिलेश यादव इनसे बड़े जनाधार के नेता हैं। वहीं पर उन्हीं के स्टेट में तेजस्वी उनसे बड़े जनाधार के नेता हैं। तो वहाँ पर इनकी बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो जाहिरी तौर पर ये एक प्रयोग कर रहे हैं, और मेरी समझ से, जितनी राजनीतिक समझ मुझे है, कि यह नीतीश कुमार का पूरी राजनीतिक जीवन का अंतिम राजनीतिक प्रयोग होगा। लेकिन अभी आप इसको क्लियर न माने कि कल वो मुख्यमंत्री बनी जाएंगे। अभी खेल बाकी है। सर, जैसे कि इन्हीं के विधायक, असली चाबी जो है बिहार में वो है हम के नेता मांझी के हाथ में, जीतन राम मांझी के हाथ में चाबी है कि वो किधर जाते हैं। लेकिन एक जो उनके लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर वो सपोर्ट करेगी तो तमाम जो खेल अभी जिस तरह के चल रहे हैं, एजेंसियों से लेकर तमाम, तो वो जीतन राम मांझी पर अपने तरह का दबाव वो बना सकते हैं। ईडी सीबीआई का जी बिल्कुल, और भी कुछ एक आध दो निर्दलीय विधायक हैं उनके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन एक और दूसरा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अभी लोग बात नहीं कर रहे हैं, कि सारी कवायद, सारी बहुमत की कवायद जो होती है वो विधानसभा के फ्लोर पर होती है। और विधानसभा के फ्लोर में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है विधानसभा अध्यक्ष का। और विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है, आरजेडी के का ही विधानसभा अध्यक्ष है। तो उन पर तमाम हम लोगों ने केसरीनाथ त्रिपाठी से लेकर तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र से लेकर, ये चीज़ें हमने देखी कि विधानसभा अध्यक्ष ने किस तरह से खेल अपने दम पर पलट दिया है। तो ये दोनों तरफ जो है अभी खेल बाकी है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में भी उठक पटक चल रही है, और अगर हम बात करें तो और जो स्टेट है उसके बीच में भी इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करती रही है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के बीच में जो सरकार थी उसको तोड़ दिया गया, शिवसेना की सरकार को तोड़ दिया गया, और एनसीपी पार्टी को ही तोड़ दिया गया उसके बीच में। और जगह पर, कई जगह पर हम देखते हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का अक्सर खेल खेलती है। और जो जैसे गोवा की बात करें, गोवा के बीच में भी इनका बहुमत नहीं था लेकिन इन्होंने सरकार बना ली। ऐसे ही एक प्रयास दिल्ली में भी किया जा रहा है, जो कि कल दिल्ली के एक मंत्री हैं अतिशी, जिन्होंने क्या आरोप लगाया कि बीजेपी जो है उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है और 25-25 करोड़ का जो है उनको ऑफर दिया जा रहा है। सर, इसके विषय में जो इस प्रकार की जो चल रही है, क्या ये दिल्ली के बीच में भी ऐसा लोटस ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नई वाली आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है, जहां मोदी और शाह मार्का की जो राजनीति होती है, बहुत पहले वो लोग बोलते भी हैं कि भाई चुनाव में जीते कोई सरकार तो हम बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार हम बनाएंगे में इनका जो आज बहुत कुख्यात एक ऑपरेशन है, जिसको ये ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। तो ऑपरेशन लोटस में ये काम ही यही करते हैं कि आप कहीं जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के ये विधायकों को तमाम तरह से या तो खरीद लें या फिर डरा लें, और अपने पक्ष में करके, या उस स्टेट की जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी से उनको इस्तीफे दिलवा के वो अपनी तरफ मिला के अपनी सरकार बनाने की ये लगातार कोशिश करते हैं। और इसमें काफ़ी हद तक सफल हैं, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आप तत्काल अभी आप बिहार देख रहे हैं, ये हर जगह। सर, लेकिन ये जनादेश जो दिया जाता है, जो जनता के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है, उसका तो अपमान है ना। उसको तो मतलब कि जनता को तो बिल्कुल ही मतलब कि कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, देश के बीच में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह पर कहा जा रहा है कि ईवीएम जो है उसको मैनिपुलेट करके जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। सर, इस प्रकार जैसे कि अगर जो एक मत का जो हमारा अधिकार है, जो एक वोटर की सबसे बड़ी ताकत क्या है, जनता की ताकत क्या है? मत से वो अपने
मनपसंद नेता को चुनती है। अगर उस मनपसंद नेता को काम करने का ही नहीं समय दिया, भारतीय जनता पार्टी की नीति चल रही है सर कि जहाँ पर भी विपक्ष की सरकार होती है उसको ईडी सीबीआई से धमकाकर, डरा धमकाकर उस सरकार को तोड़ने का प्रयास किए जाते हैं। बहुत सी जगह पे ये कामयाब भी हो जाते हैं ऑपरेशन लोटस चलाने में। जैसे कि आप देखें कि झारखंड की सरकार है, सुरेंद्र साहब की, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके ऊपर भी जो है DCBI का दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर जो है पूरा ईडी के 4-5 सम्मन उनको भेज दिए गए हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अभी जैसे कि हाल ही में घटना हुई है कि एक जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं अतिशी, वो कह रही हैं कि पार्टी के जो विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, 25-25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। सर जनता जो एक अध्यादेश देती है, जनता चुन के भेजती है, अपने मनपसंद का नेता चुनती है, अपनी मनपसंद की सरकार बनाती है। और वो इसलिए बनाती है कि जो पिछली सरकार होती है उससे वो त्रस्त होती है। वो चाहती है कि नई सरकार आए, नए लोग आए जो कि उनके हित में काम करें, विकास के लिए काम करें, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको देखें, उनकी जो समस्याएं हैं उनके मद्देनजर काम करें। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास चल रहा है कि सरकारों को तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद फिर दोबारा से अपनी सरकार को थोप दिया जाता है। सर इस प्रकार की जो ये राजनीति है, इससे कैसे, मतलब कि जो जनता है त्रस्त है, लेकिन इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि जनता त्रस्त है इस मामले में। अगर ये जनता त्रस्त होती ना इस तरह के हरकतों से कि भी जिस तरह से बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस के तहत जनाधार को ही पलट देती है, जनाधार किसी और पार्टी की सरकार बनाती है लेकिन चलती किसी और पार्टी की है। लेकिन जनता, मुझे लगता है कि जनता इस मामले को लेकर के अभी सीरियस नहीं है। सर जैसे जनता है, आप कह रहे हैं सीरियस नहीं है, लेकिन जनता इसमें कर क्या सकती है? जनता जैसे वोट डालती है, अगर अभी हम 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं जी विधानसभा के, उसमें देखें कि उसके बीच में हमारे रिपोर्टर्स भी गए, हम भी गए, हमने जाके जमीनी स्तर के ऊपर रिपोर्टिंग करी, हमने लोगों के विचार लिए, लोगों से जाना कि कौन सी सरकार आएगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जो अधिकतर जो जनता थी उसका ये कहना था, जो मतदाता थे उनका कहना था कि इस बार जो है मामा की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ से पूरी तरह से जो है हारेगी और जाएगी यहाँ से, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार का खेल होता है। सिर्फ एक चैनल है, सिर्फ उसी के जो है आंकड़े सही आते हैं। बाकी जितने चैनल थे जिन्होंने कि सर्वे किए थे, जिन्होंने बताया कि भाई ये इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है, कांग्रेस सरकार आएगी, एक ही चैनल का सर्वे ठीक बैठते हैं। तो जैसे कि लोग बार बार आरोप लगाते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है और पहले अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आरोप लगाते रहे कि ईवीएम को जो है मैनेज किया जाता है, ईवीएम के थ्रू चुनाव जीता जाता है। अगर जब तक ईवीएम रहेगी, जैसे कि अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसको लेकर एजिटेशन कर रहे हैं कि ईवीएम को बदला जाना चाहिए, ईवीएम जो मैनेज हो सकती है क्योंकि इसके पीछे चिप है, इसको कभी भी मैनेज किया जा सकता है। चुनाव 100 उन्होंने 150 मशीनें मांगी लेकिन उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया। क्या कारण है सर? कैसे जो जनता है, हम जनता को कैसे कह सकते हैं कि जनता सीरियस नहीं? जनता तो अपना मत देती है, सरकार बदलना चाहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो जो है, जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो क्लियर नहीं है। इस विषय में सर क्या कहेंगे आप? पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज जिन्होंने ईवीएम बनाया, वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होते। क्या कारण है? हाँ जी, वो मूर्ख तो नहीं है, या उनको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, तभी तो वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। वहाँ के लोग तो हमसे ज़्यादा टेक्नोक्रेट हैं, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर एडवांस्ड हैं। तो उनको पता है ये बात कि ईवीएम टेम्पर की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने कुछ साल पहले विधानसभा में इसका डेमो भी करके दिखाया, तब पूरा विपक्ष साथ में नहीं आया था। दरअसल क्या है कि थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चली है 2012-13 से, 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो हर कोई समझ रहा है, लेकिन उस पर कोई अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। कि जिस तरह से पैसे का खेल, जिस तरह से पूरा कॉरपोरेट बीजेपी के साथ, बीजेपी नहीं बोल सकते, मोदी शाह के साथ पीछे खड़ा हुआ है पूरा। आप कहीं भी बाहर निकले माइंड वॉश किया जाता है। एक लोगों का जो भी थोड़ा समझदार है वो तो थोड़ा उस चीज़ों को समझ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, उनका पूर्णतः माइंड वॉश है। आप
टीवी खोलेंगे मोदी, आप घर से बाहर निकलेंगे होर्डिंग देखेंगे मोदी, पेट्रोल भराने जाएंगे वहां पर आपको मोदी दिखेंगे, आप अखबार खोलेंगे मोदी दिखेगा, आप दिन भर, आज सबको पता है कि यूथ मैक्सिमम फोन पे रहता है, तो फोन पर जितनी चीजें सामग्री भेजी जाती है मैक्सिमम, चूंकि वो पेड है, तो वहां पर आपको मोदी मोदी दिखेगा। पिछले एक सेकंड में बात और पूरी कर लूं कि आप ये देखिए कि जहां पर भी इन्फ्लुएंस जगहें हैं, खास करके सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। उनके लोगों ने वहां शेयर खरीद के जो विपक्ष में लोग पोस्ट करते हैं रहे हैं, उनकी रीच को जानबूझ के कम कर दी गई है। तो जहां पूरे मतलब देश में इस तरह से माइंड वॉश का खेल जो खेला जा रहा है, उसका फर्क तो पड़ना है। तो लोग इन सारे मुद्दों पर बात नहीं करते कि भाई बीजेपी किस तरह से ऑपरेशन लोटस चला करके जनाधार का अपमान करती है, किस तरह से महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई सवाल नहीं होते हैं, कोई चैनल कोई अखबार इस पर खबर नहीं चलाता है, तो इसका फर्क तो पड़ेगा। सर जैसे कि अब हम कहते हैं कि जो जनता है, जनता जो है इस समय जो अपनी समस्याओं से इतनी बुरी तरह से जूझ रही है, जैसे आप बेरोजगारी की समस्या कह लो, महंगाई की समस्या कह लो। आज ही डाटे हैं कि हमारा देश जो है पर कैपिटा इनकम के बीच में 190 देशों में से 129वें नंबर पे है। अगर हम बात करें तो 100 करोड़ लोगों को पोषित भोजन नहीं मिलता है। हमारे देश जो है उसके बीच में 100 करोड़ लोगों की आय जो है 300 रुपये से लेकर 575 रुपये मासिक है, सॉरी प्रतिदिन की है, और मासिक अगर हम बात करें तो 9,000 से लेके 17,000 तक है। इसके बीच में 6,000 वाले भी हैं, 5,000 वाले भी हैं। जो लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको शाम को नहीं पता कि उनको खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100 करोड़ लोगों को पोषित भोजन नहीं मिलता, सर वो कैसे इनका विरोध कर सकते हैं? उनको दे दिया गया है ना, उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अभी राम मंदिर का झुंझुना कभी होता है, कभी धारा 370 का झुंझुना होता है, कभी CA NRC का झुंझुना होता है। देखिए आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखिए, हॉलीवुड की फिल्म देखते वक्त अपना दिमाग आप नहीं लगा सकते, इतने तेजी से सीन बदलते हैं, इतनी तेजी से चीजें चल रही होती हैं कि आदमी उसी में फंसा रहता है, अंत कब हो गई पता नहीं चलता। इसी तरह से बीजेपी के नए जो अभी जो मोदी शाह का काम करने का तरीका है कि हरदम उलझाए रखो, तमाम अलग अलग ऐसे बकवास मुद्दों पर जनता को उलझाए रखो कि असली मुद्दों की चर्चा ही नहीं हो। तो इसका इसीलिए क्या हो रहा है कि एकदम से लोग, आप याद करिए कि पिछला विधानसभा जब ऐसे चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दों पर बीजेपी काम करती है जिससे कि एकदम डाइवर्ट हो जाए। पिछला जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस समय पुलवामा का एक चर्चा हुई और उसको लेकर के पूरा देश उसमें बह गया। तो ये अभी इस बार इन्होंने राम मंदिर का एक जबरदस्ती उद्घाटन कार्यक्रम करके, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करके, जिसका सारे समझदार लोग जिसका विरोध कर रहे थे, अब ये मुद्दा लेके ये आ गए हैं। इमोशनल और लोगों को भटकाने वाले मुद्दे पर हमेशा ये काम करते हैं। ये शुरू से रहा है, जब से संघ की स्थापना हुई, फिर जब से जनसंघ बने, जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी भी इन्होंने देश में देश के लोगों के मुद्दे पर इन्होंने काम नहीं किया है। हमेशा ये इमोशनल और भटकाने वाले मुद्दों पर बात करते रहने की, उस पर काम करते रहने की इनकी राजनीति रही है। जैसे कि अभी हमारी रामानंद जी राय जी से चर्चा हुई, बात हुई, इन्होंने बताया कि किस प्रकार की देश में राजनीति चल रही है। अगर हम बात करें तो बिहार के बीच में कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी नीतीश कुमार जो है इस्तीफा देकर सरकार गिरा सकते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ भी पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि इस प्रकार वो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सारी जो वहाँ की सत्ता की इस समय जो कुंजी है वो है जीतन राम मांझी के पास। वो क्या करते हैं, उनका क्या निर्णय रहता है, वो आरजेडी के साथ जाते हैं, वो एनडीए में रहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि हमने देखा कि हमारे देश की इस समय जो पर कैपिटा इनकम है, वो उसके आधार पर हम बात करें तो हम पूरे 190 देशों में से 129वें नंबर पर है। अगर बात करें तो बांग्लादेश की स्थिति भी हमसे बेहतर है, श्रीलंका की स्थिति भी हमसे बेहतर है, हम उनसे भी नीचे आ चुके हुए हैं। और अगर हमारे देश की, अगर हम गरीबी की बात करें तो हमारे देश की जो जनता है उसमें से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि पोषित भोजन जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लोग जो है राम मंदिर का
ये जैसे कि राय साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे झुंझुने उनको दे दिए जाते हैं मोदी सरकार के द्वारा कि के कारण वो जो असल मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं, वो नहीं जान पाते हैं कि उनकी भलाई किसके बीच में है, या हम यूँ कहें कि वो सक्षम नहीं है कि वो सरकार का विरोध कर सके, क्योंकि उनको हमेशा 2 टाइम की रोटी का, अपने जो जनून की रोटी जो है उसके बारे में सोचने में ही उनका सारा जीवन निकल जाता है, इसी में व्यस्त रहते हैं। और जो सरकार है उनकी नीति भी यही है। यही कारण है कि जो जन आदेश आता है, जो सरकार को चुनकर सरकार बनाई जाती है, जो मतदाता चाहता है कि ये सरकार है जो उनके लिए विकास का कार्य कर सकती है, उस सरकार को किसी न किसी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है, उस सरकार को गिरा दिया जाता है, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार थोप देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।